एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th के चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 13। तो इसके लिए आपको जल्दी से रेडी रहना है और मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करना है। तो गेट सेट रेडी। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. अब अगर बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, हम मान लेते हैं ये रहा वो ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर नेट क्या है, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है हमारा जीरो। ठीक है, अब जब ये नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है, तो जिस भी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो ट्रेवल करता रह सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट कब पॉसिबल है? जब वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लेती हूँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ट्रेवल कर रहा है, आपको दिख रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब ये ऐसे ही ट्रेवल करता रहेगा जब तक मैं इसको यहाँ से पुश ना करूँ या यहाँ पर कि किसी से टकराए ना, तब तक वैसे ही ट्रेवल करता रहेगा। सही बोल रही हूँ या नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हाँ वो करेगा, यस। इवन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड एन ऑब्जेक्ट मे ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड बी मूव विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, रेन ड्रॉप फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये क्वेश्चन आ गया समझ में, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया इस पेन के थ्रू। ऑल्दो मतलब आपको ये समझ में नहीं दिख रहा होगा कि फोर्स लगा किस तरीके पर, आप इमेजिन कर सकते हो ना कि अगर यहाँ पर मैंने अगर फोर्स नहीं लगाऊंगी तो ये मेरा जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा कर सकता है, जब तक इसके नीचे कोई स्टोन ना आए, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे तो वो टकराए ना, या फिर कोई आगे पीछे से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। समझ गए? बिल्कुल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें क्या दिया गया है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अब जो कारपेट है, अगर उसको हम बीट कर रहे हैं किसी भी स्टिक से, तो हमारा डस्ट बाहर आने का रीजन क्या होता है कि पहले तो कारपेट जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जैसे उस पर स्टिक पड़ी तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टेट ऑफ मोशन में। किस में आ जाएगा? कारपेट हो गया आपका रेस्ट से मोशन में आ गया। अब जैसे ही वो मोशन में आया तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो तो किस में रहे, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे। क्यों रहे? क्योंकि इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पर जो आपका डस्ट है उसको अगर रेस्ट पोजीशन में ही रहना है इनर्शिया के कारण, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि सिवाय वो उस कारपेट के बाहर ना आ जाए, तो वो क्या करता है, बाहर आ जाता है, कम्स आउट ऑफ कारपेट। दिस इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बात हो गई क्लियर? हमने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है कि व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ठीक है, हमने सिचुएशन अपनी नॉर्मल लाइफ में काफी बार देखी हुई है। तो ऐसा ये क्यों होता है? तो देखो, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कारपेट था, उसको स्टिक से मारा था तो डस्ट बाहर आ गई थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि डस्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही थी, क्योंकि इनर्शिया के कारण पढ़ा था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो बस है, जब बस अपनी मूव कर रही है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये बस आ जाती है हमारी कौन सी स्टेट में, स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है।
बट द लगेज जो इसके ऊपर रहेगा ये क्या रहेगा, ये तो ऊपर ही है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया लगेज टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये क्या है, रेस्ट ही पोजीशन पर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इनर्शिया है। तो इसकी जो स्टेट है वो रेस्ट से मोशन में नहीं गई, यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन चल रहा है। तो जब ये बस आगे की तरफ बढ़ेगी तो लगेज के पास क्या ऑप्शन बचेगा, वो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। जैसे ये चली तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि अल्टीमेटली इसको गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया था तो इसकी जो पोजीशन थी वो तो ओरिजिनल पोजीशन पर ही रेस्ट था। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली गिर जाएगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये सिचुएशन ना आए कि जब ये बस अपनी मूव करे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये सामान नीचे ना गिरे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक रोप से इसको इस बस के ऊपर टाई करके रखना पड़ेगा। वही लिखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ये सबको पता है कि जो सामान है अगर उसको आप बांधोगे नहीं वो गिरेगा ही अल्टीमेटली। बट क्यों गिर रहा है, दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया दिस लगेज किस पर रहने वाला है, रेस्ट पर रहेगा। तो इसको अल्टीमेटली गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि बस है हमारी, उसकी जो स्टेट है वो मोशन में आ गया है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा है। बात हुई क्लियर, क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया समझ में। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 थे वो कुछ ना कुछ सिमिलर ही थे। इनर्शिया वर्ड यहाँ पर आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इनर्शिया पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बात हुई क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया एंड जो वो बॉल है वो रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। अब उन्होंने बोला कि द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, इसका रीजन हमको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, या तो बैट्समैन ने ना बहुत जोर से नहीं मारी होगी, यही सोच लेंगे हम। बी है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, एंड सी इज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एंड डी इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं बॉल। ये रही बॉल। अब जब बैट्समैन ने इसको हिट किया तो ये रोल होके ये रहा ग्राउंड, यहाँ तक ट्रैवल कर कर पहुंची। इतनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी बट उसके बाद वो रुक गई। ठीक, क्यों रुक गई, क्योंकि क्या हुआ इस बॉल में और ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है ना जहां पर ये रोल होके गई है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग गया, वो लगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या करेगा, क्या काम होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, ये इसके मोशन को अपोज करेगा, अपोजेस द मोशन ऑफ बॉल। यही रीजन होता है कि ये जो बॉल है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इसके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल सी ऑप्शन होना चाहिए। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अब ये फोर्स का नाम हमने अभी देख लिया, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच अकर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, बात हुई क्लियर यहाँ तक, तो हमने ये देख लिया। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो। दिस इज बिकॉज व्हेन द बॉल मूव्स ऑन द ग्राउंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट्स दिस मूवमेंट एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट। बिल्कुल, अब मान लेते हैं कि फिर पूछ लेते हैं कि अब इस चीज़ को हम कैसे कम करें, कैसे हम इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। क्या बताओगे, सबने पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में, तो क्या पढ़ा है, कैसे कम करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। अगर हम चाहें, अगर यहाँ पर ग्राउंड पर अगर हम कोई लुब्रिकेटेड ऑयल यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होगा, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा और बॉल जो है थोड़ी लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगी। तो इसको किस तरीके से लॉन्गर करा सकते हैं, बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल, बाय यूजिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल। बात हुई क्लियर। हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर पढ़ ली है कि बाय चांस ये क्वेश्चन भी पूछ लिया तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds.
Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 tons and 1 टन की वैल्यू है 1000 kg के बराबर। तो पहले हमारा काम क्या होगा, गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन की बात करें तो जो हमारा ट्रक अगर रेस्ट पोजीशन से चालू हुआ है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। फिर क्या हुआ, उसके पास एक कौन से एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है और आपको डिस्टेंस दी गई है 400 मीटर एंड टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। अब क्या लगाएं कि जिससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर पाए। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सिंस u इज 0 तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, वेयर s इज गिवन, t इज ऑलरेडी गिवन, तो आपका क्या निकल आएगा, a निकल आएगा। तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे 400 मीटर, हाफ a और 20 का स्क्वायर, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या कैलकुलेट होगा, एक्सेलरेशन आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका इसमें एक पार्ट तो आपने कर लिया, कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया। अब क्या बचा है, आपको निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, इस फोर्स को निकालने के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर जो मास है वो आपका कितना दिया है, 7 टन एंड 1 टन आपके किसके बराबर है, 1000 kg के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा ये 7 टन 7000 kg। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला है 7000 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 14000 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो क्या हमने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो जो अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। What is the force of friction between the stone and the ice? पहले हमारा काम होने वाला है जो हमेशा से हम करते हुए आए हैं, दैट इज गिवन पोर्शन को लिखना, जिससे हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाए। तो पहले हमारे पास गिवन है मास 1 kg दी है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ स्टोन 1 kg। फिर आपको दी गई है थ्रोन विद अ वेलोसिटी, थ्रोन किया है उसको जिस वेलोसिटी से, वो आपको दिया गया है। तो यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी किससे नोट करते हैं, u से। तो ये कितनी दे दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है कि कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। बाद में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर आप लिख दोगे 0। फिर बोला गया है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, s डिनोट कितना है, 50 मीटर। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर आपके s पता है, u पता है, v पता है, तो क्या फॉर्मूला यूज करें जिससे हम एक्सेलरेशन निकाल पाए। सोचिए, देखो v है, u है, ऐसे तो कौन सी आप इक्वेशन यूज करोगे मोशन की जिसमें ये सब चीजें फिट हो जाए। ऑब्वियसली कि हम यहां पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख दिया। अब यहाँ पे बोलोगे v पता है मैम, u पता है, s पता है, a तो निकल ही आएगा, बिल्कुल। ये हो गया 0 स्क्वायर, इसमें 0 ही होगा, u का स्क्वायर दैट मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू
50। यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो आप यहां पर 0 स्क्वायर 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2as, दैट इज 2a50। यहां पर होने वाला है माइनस का 400 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2a इंटू 50। 10 से 10 कर देंगे कैंसिल एंड यहाँ पर 5 8 जा 40 एंड 2 4 जा कितना हो गया 8। तो यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है एक्सेलरेशन में ये क्या शो करेगा, ये शो करता है रिटार्डेशन। अब जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है तो क्या अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि मास गिवन है एक्सेलरेशन निकाल लिया है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप लिखोगे F इक्वल टू ma, m क्या है आपके पास 1 इंटू -4 दैट इज -4 न्यूटन। अब यहाँ पर दिमाग में एक बात आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए कि ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या शो करेगा यहाँ पर, क्योंकि फोर्स आपकी -4 आई है, अब नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये नेगेटिव नहीं है तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करेगा अपोजिंग फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, जो मोशन को अपोज करता है। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो फोर्स आई है ये एक अपोजिंग फोर्स है, दैट मीन्स ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। बात हो गई क्लियर, क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and a track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the first one is net accelerating force, second one is acceleration of the train and the third one is force of wagon 1 on wagon 2। ठीक है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। उसके पहले क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही गिवन पोर्शन को लिखना चाहिए। तो गिवन है हमारे पास इंजन का वेट दैट इज 8000 kg और कितने ट्रेन जो है ट्रेन ऑफ 5 वेगन्स, मतलब 5 डिब्बे हैं यहाँ पर। तो ट्रेन है आपकी 5 वेगन्स की, जिसमें बोला गया है कि ईच कितना है 2000 kg। ठीक है, ये ईच का वेट कितना है 2000, मतलब 1 का इतना है 2000 kg। तो 5 वेगन्स का कितना हो जाएगा 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000 kg। फिर आपको दिया गया है कि ये जो इंजन है ये एक्सर्ट कर रहा है फोर्स दैट इज 40,000 न्यूटन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्स exerted by the engine कितना हो जाएगा 40,000 न्यूटन। फिर आपको बोला गया है कि जो ट्रैक पर वो ट्रेन जो चल रही है वहां पर लग रहा है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज अपोजिंग फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव -5000 न्यूटन। ये क्या हो गया है हमारा गिवन पोर्शन, हमने बिल्कुल लिख लिया है और आपने भी लिख लिया होगा। अब देखते हैं इसका ए पार्ट। अब जब ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हो जाएगा आपका, नेट है ना, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस। कितनी फोर्सेस है यहाँ पर, एक तो इंजन जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स 40,000 का और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये होने वाला है, पहले आप लिख देंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब ये करोगे तो इसका कितना है 40,000 न्यूटन प्लस, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है -5000, दैट मीन्स 35,000 न्यूटन।
तो क्या हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा एक्सीलरेटिंग फोर्स? तो आप कहोगे बिल्कुल मैम हो गया है क्लियर, तो हमने ये पार्ट कर लिया सॉल्व। अब क्या देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है? द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है। अब जब एक्सीलरेशन की बात होगी तो एक्सीलरेशन कहाँ पर आता है? फोर्स इक्वल टू ma में आता है। ठीक है, वहां पर आपको फोर्स पता चल गया है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए। तो फॉर बी पार्ट से पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मास। किसका करेंगे टोटल मास? टोटल मास ऑफ द ट्रेन। जब टोटल मास कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आप लिखोगे, पहला क्या है? 8000 kg इंजन, तो मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन हो गया, एंड प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स। मास ऑफ इंजन है आपका 8000 kg, एंड यहाँ पर आपको मैंने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 1 का था 2000, तो 5 का हो गया 10,000। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18,000 kg। तो जब मास हो गया कैलकुलेट, फोर्स हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ए पार्ट में, तो क्या अब हम नेट एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो आप लिखोगे फोर्स इक्वल टू ma। फोर्स क्या आया आपका? तो यहाँ पर आप कह दोगे कि मैम a इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m, और फोर्स अभी आपने कैलकुलेट करा है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 35,000, और अपॉन में आ जाएगा 18,000। तो अब कितना हुआ कैलकुलेट? ये कैलकुलेट होकर आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कैलकुलेट हो गया हमारा? बी पार्ट, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, आपने कैलकुलेट कर लिया है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है हमको? सी पार्ट में, सी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर सी पार्ट, जिसमें पूछा गया है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वैगन 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वैगन 1 के अकॉर्डिंग जो हमने मास कैलकुलेट करा था, क्योंकि 5 वैगन्स थे इसमें से, तो वैगन 1 को अलग ही रखना है। तो अब कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे पास? 4 बचेंगे। तो यहाँ पर आप निकालो कि मास ऑफ द 4 वैगन्स। फिर से सुनो, क्योंकि हम वैगन 1 का ही निकाल रहे हैं फोर्स कि वो क्या एक्सर्ट कर रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी रिमेनिंग का निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे मास ऑफ ऑल वैगन्स एक्सेप्ट वैगन 1। तो अब कितने हो गए हैं वैगन्स हमारे पास? 4, और ईच पर कितना था? 2000। तो 4 इंटू 2000 दैट मीन्स 8000 kg। अब देखो यहाँ पर जो हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट करा है, ये किसका करा है? ट्रेन का। अब हमें किसका चाहिए होगा? क्योंकि हमें फोर्स निकालना है वैगन्स पर, वैगन 1 का वैगन 2 पर, तो हमें एक्सीलरेशन भी किसका चाहिए होगा? वैगन का ही चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ वैगन्स कितना होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला इक्वल टू F अपॉन m, यही होता है। F हमने क्या कैलकुलेट करा हुआ है? 35,000। मास कितना होगा? मास कितना है 5 वैगन्स का? 10,000। तो आपका जो एक्सीलरेशन लग रहा है वैगन्स पर वो कितना हो गया? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मास पता है कितने वैगन्स का? 4 वैगन्स का, क्योंकि हमें वैगन 1 का निकालना है। हमने एक्सीलरेशन सारों का इसलिए निकाला है क्योंकि वैगन 1 का वैगन 2 पे भी फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक्सीलरेशन के टाइम पर वो सारे ही इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज मास है आपका 8000 और एक्सीलरेशन है वैगन का 3.5। कितना होगा कैलकुलेट? 28,000 न्यूटन।
तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2 इज 28,000। इसका मतलब पूरा 7 पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने ए पार्ट को भी समझा, बी पार्ट को भी समझ लिया, और हमने ये भी समझा कि हमने यहाँ पर मास 4 ही वेगन्स का क्यों लिया है। ठीक है, बात हुई क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? The first thing is गिवन पोर्शन को लिखना। तो हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल 1500 kg। किस रोड करते हैं मास को, एम से। ठीक है, फिर व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप। नेगेटिव एक्सीलरेशन दिया है, तो एक्सीलरेशन आप कर लिखेंगे, एक्सीलरेशन A इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे एस पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए। जब फोर्स इक्वल टू एम ए है, फोर्स ही आपको निकालना है, तो मास आपको गिवन है 1500 एंड एक्सीलरेशन आपका दिया गया है -1.7। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, -2550 न्यूटन। अब आपको फिर से वही जो हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि जब फोर्स नेगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो फोर्स है ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस ऑटोमोबाइल के व्हीकल को अपोज करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी हेंस द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड is -2550 Newton in the opposite direction of बिल्कुल ऑटोमोबाइल व्हीकल, जिस डायरेक्शन में ऑटोमोबाइल व्हीकल चल रहा है उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक ये रहा, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो फोर्स है वो नेगेटिव आया है। बात हुई क्लियर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि काफी सिंपल होने वाला है क्योंकि आप सबने इसको पढ़ा हुआ है। तो देखो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। एक पार्ट है mv का पूरे का स्क्वायर, फिर mv स्क्वायर, c है हाफ mv स्क्वायर एंड d है mv। तो क्या होता है मोमेंटम, सबने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। तो मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम होता है हमारा मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जहां पर मास होता है ऑब्जेक्ट का, या मास होता है ऑब्जेक्ट का m और वेलोसिटी होती है v। तो क्या हो गया है, mv। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन तो था बहुत ही सिंपल, आपने चुटकी बजा के कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी टेंड टू मूव अ वुडन ब्लॉक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वर्ड पर ध्यान देना, मिस नहीं करना है। आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो पहले हमारा काम होगा अपने गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हमने लिख दिया F, कितना है 200 न्यूटन। देन आपके पास इस क्वेश्चन में बोला है कि ये फोर्स अप्लाई करना है वुडन ब्लॉक पर, वुडन कैबिनेट पर, जिससे वो मूव करे एक कांस्टेंट वेलोसिटी। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब एक्सीलरेशन 0 हो गया तो हमारा जो इफेक्टिव फोर्स अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स ऑन इट क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो यहां पर वो भी होने वाला है 0। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब देखो यहां पर एक छोटा सा फिगर कि ये रहा आपका वुडन ब्लॉक और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन का। ठीक है, ये कहां पर रखा हुआ है, एक फ्लोर पर रखा गया है। अब जैसे ये मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा बिटवीन द कैबिनेट एंड द फ्लोर, जो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यही तो हमको बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is equal to the horizontal force applied on the wooden cabinet therefore frictional force इक्वल टू 200 न्यूटन। क्या 200 न्यूटन नहीं, ये क्या होगा, नेगेटिव 200 न्यूटन विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है उस कैबिनेट के मोशन को अपोज करता है, इसीलिए वो नेगेटिव में है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो ये रहेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में। बात हो गई क्लियर। तो चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर जो एक ट्रेंड चल रहा था क्वेश्चंस का कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो वाला ट्रेंड अभी चेंज होगा। क्यों, देखो, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन में हमारे पास से 2 ऑब्जेक्ट। अब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के ही मास कितने हैं, 1.5 kg। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास इज m1 1.5 kg एंड सेकेंड का क्या है m2 1.5 kg, क्योंकि सेम है और हमने दोनों ऑब्जेक्ट के मास को m1 एंड m2 से कर दिया। देन आपके पास क्या गिवन है कि दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देन आपके पास वेलोसिटी दी गई है दोनों ही ऑब्जेक्ट की कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलाइजन। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलाइजन इज v1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब नाउ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट क्या है, अपोजिट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलाइजन हो जाएगी v2 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन। तो आप बोल दोगे v आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा v निकल आए, तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पर कैलकुलेट करोगे क्योंकि आपका मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और आपको क्या पता होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो आप यहां पे लिखोगे टोटल मोमेंटम कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन इज कंजर्व्ड। तो क्या होगा, कंजर्व करना है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन
दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन का क्या, m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पर आफ्टर कोलाइजन उसने क्या बोला है कि वो क्या हो गए हैं, कंबाइंड हो गए, स्टिक हो गए। ठीक, जब स्टिक हो गए तो मास क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी क्या रहने वाली है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, 1 सेम हो जाएगी, कंबाइंड हो गए तो v। तो दिस इज द वन। नाउ यू कैन सी m1 इज गिवन, v1 इज गिवन, m2 v2 is given. Now m1 m2 is already given. v आप कैलकुलेट कर लोगे, where v is the velocity of the combined object after collision. ठीक है, तो ये आप जानते थे ये रिलेशन बस पता हो कि आफ्टर कोलाइजन एंड बिफोर कोलाइजन का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज रखो तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 और यहाँ पर हो गया v। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों जो हैं क्या सेम है और यहाँ पर ये हो गया है नेगेटिव। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा 3.75 माइनस 3.75 इक्वल टू 3v, दैट इज v इक्वल टू 0। अब v इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या निकला है, तो आप यहाँ पे लिखोगे v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, आप लिख दोगे वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन इज 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड तो लगाना ही पड़ेगा, उसकी यूनिट होती है। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। टारगेट क्या था, वेलोसिटी ही निकालना था, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की हमने निकाल ली। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ठीक, तो हम समझ लेते हैं, ये रहा हमारा एक हैवी ट्रक, ये खड़ा है रोड साइड पर। ठीक है, अब इस ट्रक को पुश करना है आपको। ओके, जब आप पुश कर रहे हो तो ये मूव नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा, सबसे पहला रीजन तो ये जो ट्रक है इसके पास क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा मास है, हैवी मास है, लार्ज मास है। इसके कारण जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो रोड पर लग रहा है इसके हैवी वेट के कारण, म्यू एस, ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक और क्या है, कहां पर खड़ा है, रोड, क्या है, बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब ये पर्सन इसमें फोर्स लगा रहा है तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स लगा रहा है वो इतना फोर्स नहीं है कि जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो। जब वो फोर्स अप्लाई कर देगा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा तो ये ट्रक को मूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है टू मूव द ट्रक वी हैव टू अप्लाई फोर्स मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर व्हेन समवन पुशेस द ट्रक एंड द ट्रक डज नॉट मूव, दिस मीन्स अप्लाइड फोर्स gets cancelled by the frictional force, that is a static frictional force which is equal in magnitude but in opposite direction। मतलब जो यहाँ से ये जो फोर्स दे रहा है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। और ये भी यहाँ से दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये दे रहा है यहाँ से, वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और उसको करना क्या चाहिएगा, वो जो ट्रक को मूव कराना है तो इस फोर्स को ज़्यादा रखना है इसे स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स से, तब तो ये मूव करेगा। बट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहा तो नहीं करेगा। बात हुई क्लियर। इसीलिए जो ये स्टूडेंट है जो जस्टिफाई कर रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस ट्रक विल नॉट मूव और डज नॉट मूव। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। बात हो गई क्लियर, इसका मतलब 12th क्वेश्चन आ गया होगा समझ में।
चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है द हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. ठीक, तो गिवन में लिखोगे आप, गिवन क्या है आपके पास, हॉकी बॉल का मास, तो आप लिखोगे मास ऑफ हॉकी बॉल स्मॉल m इक्वल टू 200 ग्राम। देन वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, किसकी है इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो जब वापस आया उसी पाथ पर, तब उसकी वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये होने वाली है इसकी फाइनल वेलोसिटी of ball v equal to 5 meter per second. Now you have to calculate the change in momentum. किसमें, in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या होता है, दैट इज m v माइनस यू, पढ़ा हुआ है, याद आया थोड़ा दिमाग में, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप कैलकुलेट कर लो इनिशियल मोमेंटम, ऑफ बॉल, जो कि क्या हो जाएगा, m इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u की v, u, तो m u, और m आपके पास है 200 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 2000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर आप कैलकुलेट करोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल विच इज mv। अब mv की जैसे ही बात आएगी तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जब वो सेम पाथ पर लौट रहा है उसी जिस वेलोसिटी से, तो उस पाथ को वापस आ रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होने वाली है वो हो जाएगी नेगेटिव, गया ऐसे लौटा, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका mv में आएगा 200 मल्टीप्लाई -5 विच इज -1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu, मास का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर जो आपका mv है वो होगा -1000 माइनस 2000 विच इज -3000। यूनिट क्या होगी, ग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर चेंज इन मोमेंटम। तो आप क्या लिखोगे, तो जब आपने यहाँ पर आंसर देखा -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आप इस नेगेटिव साइन का क्या समझोगे कि यहाँ पर जो मोमेंटम है बॉल का वो रिड्यूस किससे होगा, रिड्यूसेस बाय 3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि जो मोमेंटम है बॉल का, पहले वो कितना था इनिशियल स्टेज पर 2000, फिर बाद में हो गया 1000, दैट मीन्स कितने का रिड्यूस हुआ है 1000। तो आप लिखोगे द मोमेंटम ऑफ द बॉल रिड्यूसेस बाय 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक। बात हो गई क्लियर, आपने वो भी निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम कितना आया है -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। बात हुई क्लियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा, दैट इज ग्राम अलग है, एम अलग है और मीटर पर सेकंड अलग है। ये मत करना कि जी एम और अब कर दो तो ग्राम पर सेकंड हो जाएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, बात हुई क्लियर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी हो गया होगा दिमाग में क्लियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस को किया है सॉल्व और आपने भी किए हैं प्रैक्टिस, आई थिंक वो आपको हो गए होंगे एकदम क्लियर। जैसा कि आप जानते ही हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नो हब
www.learningandlearning.com. Thank you.